वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आप सभी का स्वागत है। और कुछ दिनों से क्लास नहीं बना पाया था, कुछ कारणों की वजह से तो ब्रेक हो गया था। चलिए, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ सोच भी रहा था, तो इसी चक्कर में कुछ क्लासेस पोस्टपोन थे, कुछ काम भी था इस चक्कर में। चलिए, तो सीधी सी बात करते हैं कि अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं आपके लिए कुछ नया भी लेके आया हूँ। क्या नया लेके आया हूँ? तो अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम केवल एमपी को ही फोकस कर रहे थे। अब एमपी के साथ साथ हम जो है अदर सब्जेक्ट, जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस, और साथ में मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक है, इन सब की क्लासेस भी हम लोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये होगा, क्या सारी क्लासेस साथ में होंगी? तो सारी क्लासेस साथ में नहीं होंगी। ठीक, एमपी की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, उसके साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, और या तो साइंस की या फिर पॉलिटी की एक क्लास इनमें से होगी कोई एक, और मैथ और रीजनिंग ये अल्टरनेट रहेंगे। ठीक है, मतलब 7 दिन है, तो ऐसे टीटीएस में मैथ हो गया, एमडब्ल्यूएस में रीजनिंग हो जाएगी। करंट अफेयर की क्लास जो है ये मैं वीकली लूंगा, तो संडे टू संडे करंट अफेयर की क्लासेस भी आपकी होगी। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से प्लान बना रहे हैं। और इसका मतलब ये क्लासेस कैसी होंगी? तो सारी क्लासेस रिवीजन मोड पर होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ाई नहीं, मतलब आपको लिखवाई नहीं जाएगी, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, एक्सप्लेन करी जाएंगी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कोर्स कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और हाँ, अब कौन कौन ये क्लासेस देख सकता है? देखिए, टीएससी वाले देख सकते हैं, यूपीएससी वाले भी देख सकते हैं, पीएससी वाले मतलब जो भी जितने भी हैं, उसके बाद ईएसपी वाले भी देख सकते हैं, एनटीपीसी रेलवे वाले ये भी देख सकते हैं, और एसआई एमपीएसआई में जो भी जगह निकली है एमपीएसआई, वो उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, कोर्स हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोर्स जल्दी ही जल्दी करेंगे। तो अब ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना इसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से इसमें कोर्सेज भी बढ़ा दिए जाएंगे, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी आपकी एमपी, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस में से कोई एक, साइंस में से भी कोई एक क्लास आपकी, 3 क्लासेस होंगी, रीजनिंग और मैथ चलेगी। करंट अफेयर आपका संडे टू संडे वीकली होगा। ठीक है, या इसको डेली भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है देखने के बाद कि उसको कैसे लेना है, तो वो उसी टाइम पे टैकल कर लेंगे उसको। ठीक, तो शुरुआत करें। तो अब हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसको हम कैसे समझेंगे? तो जैसे हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं ना, भारत के बारे में, भारत को हम हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश को भी प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब चूंकि कैसे होगा, तो देखिए, मध्य प्रदेश को हम पहले भारत के आधार पर देखेंगे। तो भारत के आधार पर मध्य प्रदेश जो है आपका 2 भागों में आता है। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का मैदानी हिस्से में आता है, कुछ आता है आपका पठारी हिस्से में। पठारी हिस्से में ज्यादा आता है। ठीक है, अब लेकिन जब उसी जो भारत के डिवीजन को हम जब उसमें सब डिवीजन करते हैं, तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो है मध्य उच्च प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड, फिर है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी,
सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और अगला है यहाँ पे आपका बघेलखंड का पठार। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये आपके किस में आ जाएंगे, ये जो पूरा रीजन है ये आपका आ जाएगा किस में, दक्कन के पठार वाले रीजन में, यानी पठारीय क्षेत्र में आ जाएगा। और ये वाला जो रीजन है मध्य उच्च प्रदेश वाला, ये आपका इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा मैदानी है, कुछ हिस्सा आपका पठारीय है, ठीक। अब ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है मध्य भारत, मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है आपका रीवा पन्ना, चौथा है आपका मालवा, और पांचवा है आपका नर्मदा घाटी, ठीक है। तो ये इसका सब डिवीजन हो गया मध्य उच्च प्रदेश का, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, मालवा और नर्मदा घाटी, और यहाँ सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो ये 7 भागों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है, और आज की क्लास में या आज के रिवीजन क्लास में हम इन 7 भागों को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर रहा होगा? जिनको नहीं हो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और याद करने के लिए आपको क्या करना है, नाम सुन लिए हैं, 3 बार नाम लो इनके, कैसे कैसे हैं, कौन किस में आता है, और फिर कमेंट बॉक्स में बिना देखे सोचे हुए, जैसे कैसे करना है आपको। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। 3 भाग कौन कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश यानी सेंट्रल हाईलैंड, फिर सतपुड़ा मैकल रेंज, और फिर बघेलखंड का पठार, ठीक है। सतपुड़ा 2 तो क्लियर है। फिर आपका मध्य उच्च प्रदेश जो है वो आपके 5 भागों में डिवाइड होता है, तो कैसे करना है? फिर आपका कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, रीवा पन्ना, ठीक है, मालवा और नर्मदा घाटी, ठीक। और ऐसे करके आप कर सकते हो। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, मैप, ठीक है, मैप दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है। अब हम इसी चीज को यानी यही भागों को किस पे देखेंगे? मैप पे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे मैप के साथ। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। अच्छा नहीं बना होगा, ठीक है, काम चलाऊ है, अपना काम बन जाएगा, काम होना चाहिए हमारा। मैप बनाना आप लोगों को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो उस टाइम पे मैप से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, तो आपको नंबर मिलने में आसानी रहेगी। दूसरा, समझाना भी आसान रहता है और रिवीजन करना भी आसान रहता है, ठीक। तो मैं इसको पहले ब्लू पेन ले लेता हूं, और ब्लू पेन से हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम उन 3 भागों को देखेंगे। तो ऊपर ये है आपकी नर्मदा घाटी है, ठीक, और उसके नीचे है आपका ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है, और ये आपका है बघेलखंड, ठीक, 1 2, और ये आपका है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा था। तो अब कौन कौन से होंगे इसमें? तो देखिए, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है आपका, यहां पे ये इस तरीके से, ये है आपका मध्य भारत, मध्य भारत का पठार, ठीक है, मध्य भारत। फिर यहां से आप इस तरीके से इसको करिए, तो ये है आपका बुंदेलखंड, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार, ठीक। फिर यहीं पे आपका आ जाएगा रीवा पन्ना,
रीवा पन्ना का पठार, ठीक। और इसको यहाँ पे क्लोज कर दो तो ये आपका पूरा बन जाएगा किसका, मालवा का पठार, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर कम हो सकता है, और ये आपकी है नर्मदा घाटी। हो गया 5। तो ये आपके हो गए हैं 5 डिवीजन। मैप पे आपने समझ लिया, वैसे मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत का जो पठार है, इसका निर्माण हुआ है आपका विंध्यन जो चट्टान है, विंध्य चट्टानों से या विंध्यन श्रेणी के चट्टानों से, प्लस नदियों के अपरदन से, नदियों के अपरदन से या नदियों के अपरदन से जो मिट्टी आई है उसके निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है, और यहाँ पे नदियों के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। तो यहाँ की हम जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु कैसी है यहाँ पे, जलवायु यहाँ पे अधिक गर्म, सॉरी मैं इस तरफ आ जाऊं, जलवायु है आपकी अधिक गर्म और ठंडी भी अधिक होती है। यहाँ पे ठंडी भी अधिक होती है, ठंडी। अब यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी, ये तो जलवायु हो गई, मिट्टी कैसी होगी, तो देखो साफ है, जब नदियों के अपरदन से मिल रहा है तो यहाँ पे कैसी जलोढ़ मृदा मिलेगी हमें, जलोढ़ मृदा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। तापमान अधिक है, सर्दियों में तापमान अधिक, ठंडी अधिक होती है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है। वर्षा का आप कैसे, वर्षा का देखते हैं तो वर्षा यहाँ पे होती है आपकी 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। तो देखो वर्षा कम है, मिट्टी अच्छी है और गर्मी अधिक पड़ रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ कैसे वन मिलेंगे, यहाँ पे हमें शुष्क वन मिलेंगे, शुष्क कटीले वन, शुष्क कटीले वन। तो वन कैसे मिलेंगे हमें, शुष्क कटीले, और वन का जो घनत्व है वो भी यहाँ पे हमें काफी हद तक कम दिखाई देगा इस जगह पे। अगर फसल की बात करें तो यहाँ पे फसल कैसी होगी, वैसी फसलें होंगी जहाँ पे गर्मी अधिक होती है और कम पानी वाली फसल होंगी। तो कौन होगी यहाँ पे, जैसे आपका एक सरसों हो गया, सरसों, बाजरा, ठीक है, और ज्वार, इस तरह की। लेकिन अब यहाँ पे गेहूं की भी होती है, क्योंकि चूंकि नदियां हैं तो इस चक्कर में कुछ क्षेत्रों में गेहूं भी उत्पादित होता है। मोस्टली यहाँ पे कम जो पानी वाली फसल है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। अगला है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इसका निर्माण हुआ है आपका नीच चट्टानों से, नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, नीच से। और इस जगह पे क्या है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी सी, यानी कि इस मध्य भारत से थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जैसे यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है ईयरली यहाँ पे। अब वर्षा हो गई, जलवायु कैसी है, कठोर, एकदम कठोर, जैसे यहाँ पे अधिक गर्मी अधिक सर्दी, ठीक है। तो कठोर जलवायु, कठोर जलवायु। मिट्टी कैसी मिलती है यहाँ पे, मिट्टी, तो मिट्टी जो है यहाँ पे मिलती है मिश्रित मिट्टी है। मिश्रित का मतलब है यहाँ पे लाल मिट्टी प्लस काली, लाल और काली मिट्टी, यहाँ पे मिश्रित मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे फसल कैसी होगी, फसल कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे फसल वही होगी, सरसों हो गया आपका, गेहूं हो गया। अब कुछ कुछ भागों में चावल वगैरह भी होता है यहाँ पे, जैसे डबरा जो है, ग्वालियर के पास डबरा आता बुंदेलखंड में है, यहाँ पे चावल वगैरह की खेती होती है। तो ये यहाँ पे खेती वगैरह होती है। बुंदेलखंड से लेके, यानी बुंदेलखंड में यहाँ से झांसी से लेके ये ललितपुर वाली रीजन में या सागर तक, जो कि झांसी और ललितपुर यूपी में आते हैं, जो लेकिन आते बुंदेलखंड में ही है। तो इस रीजन में यहाँ पर एक पेनी प्लेन्स पाए जाते हैं, समप्राय मैदान, ठीक है। इन मैदानों में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं।
इन पहाड़ियों को यहाँ पे क्या बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में? टोर। टोर यहाँ पे बोला जाता है, टोर। और चूंकि टोर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको टोर को टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरिया बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग सर्च करोगे ना टोरिया नाम से, तो आपको इस रीजन में बहुत सारी टोरिया मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे पंचप, दतिया में पंचप कवि की टोरिया है, उड़नू की टोरिया है, और सरपंच की टोरिया है, हनुमान मंदिर टोरिया, इस तरीके से छोटी छोटी टोरिया। मतलब एक तरह से पहाड़ टाइप का शेप होता है, रेत मिट्टी का बना हुआ, उसे हम टोरिया कहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाए। टूर को यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में टोरिया कहते हैं। सिद्ध बाबा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा यहाँ की चोटी है। और अच्छा, कौन कौन से जिले आते हैं इस पे बात करते हैं। तो जिले इसमें आते हैं बुंदेलखंड में, कौन कौन से? दतिया, भिंड, ठीक है, शिवपुरी, अशोकनगर का कुछ भाग, ठीक है, पूरा अशोकनगर नहीं, कुछ भाग। और उसके बाद यहाँ पे सागर, ठीक है, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है, यहाँ छतरपुर, पन्ना, ठीक है, ये सारे इसमें जिले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीमच, मंदसौर, यहाँ श्योपुर, ग्वालियर, ठीक है, मुरैना, और यहाँ पे गुना का कुछ भाग आ जाता है, ठीक है, रतलाम का भी यहाँ पे कुछ भाग आ जाता है। देखो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मोस्टली अगर रतलाम मतलब इसको हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होते हैं मंदसौर वगैरह, ये सारे जिले यहाँ पे होते हैं। रीवा, अच्छा, कि ये कितना एरिया घेरते हैं उस पर वो बात कर लेते हैं। तो देखो, ये वाला जो भाग है मध्य भारत का, तो ये टोटल मध्य प्रदेश का 10.7% भाग घेरता है। बुंदेलखंड की बात करें तो ये 7.7% भाग घेरता है। ओके, अब आते हैं रीवा पन्ना के पठार पर। रीवा पन्ना का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है, और यहाँ पे मिट्टी कैसी हो? मिश्रित मिट्टी मिलती है। मिश्रित मिट्टी है। मिश्रित मिट्टी मतलब लाल काली तो नहीं मिलती, लाल पीली मिट्टी मिश्रित है। उसके बाद जलवायु यहाँ पे कैसी है? जलवायु है आपकी, गर्मी कम होती है, गर्म कम होता है, ठंडी अधिक रहती है इस जगह पे। और वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, 100 से 125 के आसपास सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो कौन सी? बांस, साल, ये वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे महुआ, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं इस जगह पे। रीवा पन्ना का पठार जो है ये मध्य प्रदेश का 10.36% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक। जिले कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पे? तो जिले यहाँ पे आ जाएंगे आपके, एक तो रीवा ही है, रीवा, यहाँ सिंगरौली, सतना, मैयर, मऊगंज, सीधी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नीचे शहडोल वगैरह का भी क्षेत्र आ जाता है इस तरीके से। बघेलखंड का पठार की बात करें तो बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश का 11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 11% में। और इसका निर्माण आद्य महाकल्प चट्टानों से, यानी कि जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है उनसे हुई है। आद्य महाकल्प चट्टानों से इनका हुआ है, यानी बहुत पुरानी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर, अच्छी खासी वर्षा होती है इस रीजन में। बहुत घने वन भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और वनस्पतियाँ में देखें तो यहाँ पे
सालवन, बांस, ठीक है, सालवन, सागौन, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। फसल की बात करें तो यहाँ पे चावल जो है यहाँ पे अधिक उत्पादन होता है, चावल उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा, रीवा पन्ना की बात करें तो ये आपका चावल और गेहूं का उत्पादन करता है, चावल और गेहूं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मालवा के पठार पर। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। ये मध्य प्रदेश का 28% क्षेत्रफल घेरता है। इसका निर्माण दक्कन के पठार यानी डेक्कन ट्रैप का जो घटना हुई थी क्रिटेशियस युग में, उसमें जो लावा निकला था उसके जमाव की वजह से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिलती है, तो सीधी सी बात है, जब लावा से निकली हुई है तो मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी यहाँ पे मिलती है इस जगह पे। काली मिट्टी के कारण यहाँ पे गेहूं, कपास, ठीक है, चना, ये यहाँ की परंपरागत फसलें थी। और अब यहाँ पे सोयाबीन की भी सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इस जगह पे। जिलों की अगर बात करें तो जिलों में यहाँ पे धार, झाबुआ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रायसेन, ये सारे जिले आते हैं। विदिशा वगैरह, अशोकनगर, गुना का अशोकनगर का नीचे साउथ वाला पोर्शन इसमें मालवा के पठार में आता है, ठीक है। तो जब आप गुना या अशोकनगर से नीचे की भोपाल तरफ जाओगे नीचे, तो आपको गुना पार करते ही आपको ब्लैक सॉइल मिलना शुरू हो जाती है, मिट्टी में आपको ब्लैकपन देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि अब आप मालवा के पठार में अंदर आ गए। एक तरह से गुना अशोकनगर मालवा की सीमा पर स्थित है, ठीक। इसे मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की रोटी का डलिया भी कहते हैं, रोटी की डलिया, ठीक। नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का 26% क्षेत्रफल घेरती है। ये भारत का, मध्य प्रदेश के साथ साथ ये भारत का सबसे निचला स्थान है, सबसे निचला भाग है या भूभाग है, ठीक है, निचला भाग है यहाँ पे, सबसे डीपेस्ट, इंडिया और मध्य प्रदेश। इस नदी घाटी से नर्मदा नदी बहती है, इस घाटी से नर्मदा नदी बहती है। और इस घाटी का निर्माण पश्चिमी भाग में तो जो है क्रिटेशियस जो लावा है, दक्कन ट्रैप का क्रिटेशियस युग का लावा, उससे हुआ है। और जो उसका पूर्वी भाग है, इसका निर्माण विंध्य श्रेणी व जो आपका आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं या धारवाड़ चट्टानें हैं, उनसे हुआ है, ठीक है। तो पूर्वी भाग धारवाड़ प्लस विंध्यन श्रेणी से, विंध्यन चट्टानों से हुआ है। और साउथ वाला जो पोर्शन है, इसका निर्माण आपका लावा से हुआ है, ठीक है, लावा के जमाव की वजह से। नर्मदा घाटी में जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, मतलब यहाँ पे आपको 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा दिख जाएगी। और जबकि आप पश्चिमी भाग में जाओगे तो इस रीजन में आपको 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक। पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होने से वनों की अधिकता होती है। और साथ में ही यहाँ पे सर्दी अधिक पड़ती नहीं, ठंडक अधिक रहती है इस जगह पे, और गर्मी कम होती है, गर्मी जो है कम रहती है और सर्दी अधिक रहती है। पश्चिमी भाग में इसका ठीक उल्टा होता है, गर्मी अधिक होती है, सर्दी भी अधिक होती है यहाँ पे पश्चिमी भाग में, ठीक है। अभी नदियों पे बात करेंगे, मैं उसमें नदियां बताना भूल गया, तो नदियों पे बात करेंगे। अब आते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। और इसका निर्माण परमियन जो एज हुआ था, उसमें एक घटना हुई थी, उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सतपुड़ा एमपी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है राजपीपला, ठीक है, यहाँ पे है आपका महादेव पर्वत, और यहाँ पे आपका आ जाता है मैकल। अभी ये पर्वतीय जो रीजन है उस पर जब डिस्कस करेंगे तब हम इनको यहाँ पे बात करेंगे।
सतपुड़ा में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ पर स्थित है, महादेव पर्वत के अंदर, महादेव रेंज के अंदर यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे अगर सतपुड़ा की बात करें तो ये एक जलविभाजक के रूप में काम करता है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे दूधी, शक्कर, इसके हिरण, ठीक है, वारना, बहुत सारी नदियाँ। और इसके दक्षिण में, सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में यहाँ पे आपकी सतपुड़ा से तवा नदी भी निकलती है, तो तवा नदी भी बहती है। ओके, अब ये तो हो गया भौतिक विभाजन पूरा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर कुछ नदियों की बात करना भूल गए थे, तो चलिए हम अब नदियों पे बात करते हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, आपका मध्य भारत क्षेत्र में, मैं इसको मिटा के दूसरा बना देता हूँ ताकि आपको नदियाँ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वैसे नदियों का ये सेक्शन अभी इसी के बाद पहाड़, और पहाड़ के बाद फिर नदियाँ शुरू करेंगे, तो दूसरी क्लास जो होगी उसमें नदियों पर ही डिस्कस करना है हमें। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूं, यहां पे आपकी है प्रमुख नदी है चंबल, ठीक है, चंबल और उसकी सहायक नदियां। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? छिप्रा नहीं आएगी इसमें। कौन कौन सी हो गई? आपकी चंबल हो गई, फिर आपकी बनास, काली सिंध, ठीक है। उसके बाद फिर आपका काली सिंध के बाद पार्वती, कुंवारी, कूनो और सिंध, ये आपकी प्रमुख नदियां हो जाएंगी मध्य भारत के पठार की। बनास नदी जो है वो आपकी आती है वहां से राजस्थान की तरफ से। जब चंबल नदी को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे अच्छे से मैप बना के बताऊंगा मैं, ठीक है। चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पे आपकी बेतवा यहाँ की प्रमुख नदी है। साथ में अन्य नदियों में आपकी केन भी आ जाएगी, जामनी आ जाएगी, धसान नदी है, सिंध भी, चूंकि बुंदेलखंड से बहती है तो सिंध भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मालवा में आप आ जाओ तो मालवा में आपकी नर्मदा प्रमुख नदी है, नर्मदा प्लस चंबल, ठीक है। नर्मदा नदी जो है मालवा की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, यानी कि दक्षिणी बॉर्डर से बहती हुई जाती है, और चंबल मालवा से ही निकल के मध्य भारत के पठार से आगे यूपी में जाके मिल जाती है यमुना से। नर्मदा घाटी की प्रमुख नदी खुद नर्मदा ही है, साथ में उसकी सहायक नदियां आ जाएंगी। बघेलखंड के पठार में आपका सोन नदी प्रमुख हो जाएगी, बघेलखंड में सोन, और यहाँ पे भी आपकी सोन नदी, सोन और केन, ये नदी आपकी प्रमुख हो जाएंगी। आ जाते हैं सतपुड़ा मैकल में, तो यहाँ पे आपकी नर्मदा, क्योंकि ये उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, प्लस सतपुड़ा श्रेणी से आपकी तवा नदी निकलती है, तवा नदी, और यहाँ पे आपकी जो एक नदी और है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी नदी है जो आगे जाके प्राणहिता नाम से बनाती है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, एक तो शायद बरदा है और एक नदी और है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो आगे जाके प्राणहिता नाम से नदी बनाती है, गोदावरी की सहायक, ठीक है। तो ये सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं। तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है ये आपका कंप्लीट हो गया है, और अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको अदर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की क्लास भी अपलोड करूंगा। तो हम लोग इसको, अच्छा, ये करने के बाद ये सारी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा 30 मिनट। 30 मिनट के ही क्लासेस रहेंगी, आपको 30 मिनट देखनी पड़ेगी, मुझे झेलना पड़ेगा, तो लेकिन पढ़ना है तो झेलना भी पड़ेगा, और रिवीजन मोड में हम काम करेंगे, तो इसलिए आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, देखिएगा। लाइव क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ इशू आ रहे हैं, मैंने कोशिश करी थी लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो जैसे ही लाइव क्लासेस हो पाएंगी तो मैं लाइव क्लासेस में ही आपका आऊँगा, ओके। लेकिन अगर लाइव क्लासेस एक तरीका और भी है कि फिर मैं बोर्ड को मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं लैपटॉप के द्वारा ही सीधा लाइव आ सकता हूँ। तो आप लोगों को अगर ठीक लगे, अगर आपको लगता है बोर्ड पर ही क्लास ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग बता दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं लैपटॉप से लाइव आना सही है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड करता हूँ और लैपटॉप से मैं लाइव आ सकता हूँ, तो अगर लाइव आपको उचित लगती है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाइव बताइएगा, तो फिर हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ ही देर में मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर
जरूर करूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।